Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Aniket Tiwari, digital marketing expert and trainer at DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जो आप लोगों को हेल्प करेंगी आप लोगों के अपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में। सो गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड अपने फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि वो पहली स्ट्रेटजी कौन सी है जो आप लोगों को हेल्प करेगी आपकी अपनी खुद की सर्विस एंड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपने पहले पॉइंट को। तो गाइज, पहला हमारा पॉइंट है मेक अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट एट अ मिनिमम कॉस्ट। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने पहले पॉइंट में देखा, मेक अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट एट अ मिनिमम कॉस्ट। सो गाइज, सबसे पहले ना अपनी किसी भी मार्केटिंग, अगर आप किसी भी सर्विस एंड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए डिजिटली एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट के ऊपर हम अपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। अब ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए पहले हमें डेवलपर्स को पैसे पे करने पड़ते थे अपनी वेबसाइट्स बनवाने के लिए, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप खुद से अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट खुद से बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। पहले वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमें लैंग्वेज कोर्स करने पड़ते थे, C++, जावा, HTML, ठीक है, CSS, ये सारी लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ती थी, इनकी कोडिंग लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ती थी। देन उसके बाद हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते थे। बट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग हम लोग खुद से अपनी एक अच्छी वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बना सकते हैं। अब जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, उस वेबसाइट को बनाने के, एक अच्छी वेबसाइट बनाने के जो टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको यूज़फुल होंगे अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। तो देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि वो कौन कौन से टिप्स हैं। वेबसाइट बिल्डिंग 5 टिप्स। टिप नंबर 1, नीट एंड क्लीन लैंडिंग पेज। तो गाइज, जब आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो लैंडिंग पेज होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टिप नंबर 2, वाइट बैकग्राउंड। गाइज, जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंट कलर नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा बैकग्राउंड आपका वाइट होगा, जितना ज़्यादा लाइट कलर होगा, उतना ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल होगा आपके कस्टमर के ऊपर, उसकी विजुअलाइजेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। टिप नंबर 3, कॉल टू एक्शन। गाइज, अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉल टू एक्शन बटन जरूर लगाएं। एग्जाम्पल, कॉल, मेल, चैट, मैसेज। कॉल का कॉल टू एक्शन बटन, मेल का, चैट का, मैसेज का, ये कॉल टू एक्शन बटन आपकी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए जिससे आपका यूज़र डायरेक्ट आप तक कांटेक्ट कर सके। टिप नंबर 4, सिंगल क्लिक नेविगेशन। गाइज, आपकी वेबसाइट के ऊपर सिंगल क्लिक नेविगेशन होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट्स के फुटर के अंदर एक प्रॉपर HTML साइट मैप बना होता है जहाँ पर आपको वेबसाइट के सारी सर्विसेज और उसके अदर पेजेस के लिंक्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट उनके पेजेस को विजिट कर सकते हो। तो ऐसा सिंगल क्लिक नेविगेशन बार आपकी वेबसाइट पर भी होना चाहिए। टिप नंबर 5, रेगुलर अपडेट। गाइज, अपनी वेबसाइट को आपने रेगुलर अपडेट रखना है। आप रेगुलर अपडेट रखोगे तो आपकी वेबसाइट भी रेगुलर अपडेट रहेगी और आपके कस्टमर को भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट्स पे मिलती रहेंगी, तो उनका भी एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड स्लाइड में देखा, मैंने आप लोगों को बताई 5 टिप्स जो आप लोगों को हेल्प करेंगी आपकी अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने में और अट्रैक्टिव बनाने में। तो टिप नंबर जो मैंने आपको फर्स्ट बताई थी वो चीज़ आप ध्यान रखना, आपकी वेबसाइट नीट एंड क्लीन लैंडिंग पेज के साथ होनी चाहिए, आपका लैंडिंग पेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकेंड, वाइट बैकग्राउंड आप लोगों ने यूज़ करना है, बैकग्राउंड के अंदर कोई भी अदर कलर यूज़ नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ कॉल टू एक्शन बटन जरूर होना चाहिए। इट्स मीन कॉलिंग का, मैसेजिंग का, चैट का या फिर मेल का, ये कॉल टू एक्शन बटन आपकी वेबसाइट पर जरूर होने चाहिए। फोर्थ इज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर सिंगल क्लिक नेविगेशन जरूर होना चाहिए। इट्स मीन कि आपकी साइट के ऊपर HTML साइट मैप जरूर होना चाहिए जिससे कि कस्टमर इजीली आपके अदर पेजेस या अदर सर्विसेज प्रोडक्ट्स तक इजीली पहुंच सके, विजिट कर सके। देन लास्ट इज़ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए। इट्स मीन कि ब्लॉग का पेज जरूर होना चाहिए जिस पर आप रेगुलर अपडेट्स करते रहो। तो ये थे हमारी 5 टिप्स और वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए और वेबसाइट की विजुअलाइजेशन को अच्छा करने के लिए।
अब चलते हैं अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी की तरफ और देखते हैं कि वो सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है जो हमारी मार्केटिंग को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी। ट्रैक द पैटर्न ऑफ कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड स्लाइड पर देखा, सेकंड स्ट्रेटेजी थी हमारी अपने कस्टमर्स की बाइंग स्ट्रेटेजी को ट्रैक करना। अब हम कैसे अपने कस्टमर की बाइंग स्ट्रेटेजी को ट्रैक कर सकते हैं ये देखते हैं। वो कौन कौन से इजी मेथड हैं, वो कौन कौन से इजी वे हैं जिससे आप अपने कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को, बाइंग स्ट्रेटेजी को ट्रैक कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं। ईजी वे टू ट्रैक कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। फर्स्ट इज चेक हाईएस्ट ट्रैफिक। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ चेक करनी है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रैफिक कहाँ पर आ रहा है, किस पर्टिकुलर पेज, किस पर्टिकुलर सर्विस, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हाईएस्ट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आपको मिल रहा है। सेकेंड नंबर, चेक लोएस्ट ट्रैफिक। आपने साथ के साथ हाईएस्ट के साथ साथ ये भी चेक करना है कि लोएस्ट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर या आपकी सर्विसेज के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के ऊपर कहाँ पर आ रहा है। देन थर्ड, कंटेंट रिटेन। कंटेंट रिटेन मतलब आपने ये चीज़ चेक करनी है कि बार बार किस पर्टिकुलर आर्टिकल या ब्लॉग को आपका कस्टमर बार बार उसे रीड कर रहा है या फिर उसे विजिट कर रहा है, या किस पर्टिकुलर सर्विस या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाले पेज को बार बार आपका जो कस्टमर है वो विजिट कर रहा है। देन फोर्थ, चेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलर चेक करते रहें एंड ये चीज़ देखते रहें कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के, किस पर्टिकुलर कंटेंट को आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा लाइक कर रहा है या फिर ज़्यादा शेयर कर रहा है। इससे आपको इन चारों पॉइंट्स को जब आप मेजर करोगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि आपके कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, आपकी वेबसाइट पर आने का और आपकी किस सर्विस पे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने फोर्थ स्लाइड में देखा, मैंने आप लोगों को 4 वेज बताए, 4 ऐसे तरीके बताए जिससे आप अपने कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो। पहला तरीका था अपनी वेबसाइट के हाईएस्ट ट्रैफिक सोर्स को एनालाइज करना। सेकंड तरीका था लोएस्ट ट्रैफिक, जहां पर आपको लोएस्ट ट्रैफिक मिल रहा है उस पर्टिकुलर पेज या उस पर्टिकुलर पोर्शन को ट्रैक करना। थर्ड पॉइंट था जो कंटेंट रिटेनमेंट, मतलब कि आपका कस्टमर किस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर रिटेन हो रहा है, मतलब कि घूम करके वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब किस पर्टिकुलर सर्विस वाले पेज को कस्टमर सबसे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, बार बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे सर्विस एंड प्रोडक्ट वाले पेजेस को चेक करना। देन फोर्थ मैंने आपको बताया अपने सोशल मीडिया को ट्रैक करना, अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ट्रैक करना, जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर पोस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक कर रहा है आपका कस्टमर। इससे आपको उसके बिहेवियर, उसके बाइंग बिहेवियर का पता लगेगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए गूगल एनालिटिक्स की, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इस चारों पॉइंट्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा आपको गूगल एनालिटिक्स। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर गूगल एनालिटिक्स की, जो आपको इन सारे बिहेवियर्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। देन अब मूव करते हैं अपने थर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर कि वो थर्ड स्ट्रैटेजी कौन सी है जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में पावर बूस्ट करेगी। देन चलते हैं हमारे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फिफ्थ स्लाइड की तरफ, और देखते हैं अपनी थर्ड स्ट्रैटेजी, एंटीसिपेटरी कंटेंट टू गेन कस्टमर्स अटेंशन। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखा, एंटीसिपेटरी कंटेंट्स टू गेन कस्टमर्स अटेंशन, इट्स मीन ऐसे कंटेंट्स को आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करना है जो आपके कस्टमर्स की अटेंशन को गेन करे। अब वो कौन कौन से वेजेस हैं जिससे आप अपने कस्टमर की अटेंशन को गेन कर सकते हो, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स की अटेंशन को गेन कर सकते हो, ये देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर मैंने इस चीज़ को पॉइंट वाइज बता रखा है कैसे आप अपने कस्टमर्स की अटेंशन को गेन कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इससे देखते हैं कि हम कैसे अपने कस्टमर्स की अटेंशन को गेन कर सकते हैं। 5 वे टू गेन कस्टमर्स अटेंशन। फर्स्ट इज ऑथेंटिक कंटेंट। गाइज,
आप जो भी अपने कंटेंट को यूज़ करते हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सेकेंड नंबर इज़ रिलेवेंट कंटेंट। इट्स मीन कि आप जो भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए। इट्स मीन जो आपकी सर्विस है और जो आपका प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना है। देन थर्ड नंबर इज़ टू द पॉइंट। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। इट्स मीन फालतू की कोई भी बात आपने उसके ऊपर नहीं डालनी। इट्स मीन बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो लेकिन टू द पॉइंट डालो। आपके उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी सर्विस एंड प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स फुलफिल होनी चाहिए। फोर्थ नंबर इज़ डोंट यूज़ अननेसेसरी लॉन्ग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग। बिना मतलब में लंबे आर्टिकल और ब्लॉग्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ मत करो। फिफ्थ नंबर इज़ अपलोड योर कंटेंट ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म एंड इंक्रीज योर सोशल मीडिया इंगेजमेंट। सो गाइज फिफ्थ नंबर हमारा, आपने अपने वेबसाइट के कंटेंट्स को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना है एंड अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इंगेजमेंट को इंक्रीज करना है, जिससे आप अपने कस्टमर की अटेंशन को गेन कर सकते हो। आप उनकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट है जिनसे आप अपने कस्टमर्स की अटेंशन को गेन कर सकते हो। सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने ये 5 पॉइंट्स देखे जो आप लोगों को हेल्प करेंगे अपने कस्टमर्स की अटेंशन को गेन करने में। आई होप कि आप लोगों को ये 5 पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं बहुत ईजी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट प्रमोट करनी है और अच्छी तरीके से करनी है और आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मोल्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज़ करो, तो उसके लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक वेबसाइट बना देना है और उस वेबसाइट के ऊपर अपनी सर्विसेज को पोस्ट कर देना काफ़ी नहीं होता। एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए और उस वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी मार्केटिंग को रन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स का माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है और इन सारे पॉइंट्स पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ और देखते हैं कि अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बूस्ट करेगी और हेल्प करेगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और चेक करते हैं। सो गाइज हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी है फ्लिप योर मार्केटिंग बजट फ्रॉम आउटबाउंड टू इनबाउंड। सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने फोर्थ स्लाइड के अंदर देखा, फ्लिप योर मार्केटिंग बजट टू आउटबाउंड टू इनबाउंड। अब ये आउटबाउंड और इनबाउंड का फंडा क्या है गाइज? देखो पहले क्या होता था, जो ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बिजनेसमैन जो अपना इन्वेस्टमेंट जो करते थे वो आउटबाउंड में करते थे। आउटबाउंड में 90% इन्वेस्ट करा जाता था और इनबाउंड मार्केट के अंदर सिर्फ 10% इन्वेस्ट करा जाता था। बट आज की डेट में उल्टा हो चुका है। आज की डेट में इनबाउंड मार्केट के अंदर 90% इन्वेस्टमेंट होती है, आउटबाउंड के अंदर सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट होती है। सो मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल समझाने के लिए, ये समझने के लिए कि इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है और ये कैसे मार्केटिंग के अंदर वर्क करती है, इस चीज़ के लिए मैं एक डायग्राम आप लोगों को शो कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, इनबाउंड के फंडामेंटल्स क्या है और आउटबाउंड के फंडामेंटल्स क्या हैं। राइट गाइज, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। सो गाइज देखो, जैसा कि आप लोग स्लाइड के अंदर देख रहे हो, सप्लायर रॉ मटेरियल्स, देन उसके बाद आपकी फर्म आती है, देन उसके बाद आते हैं आपके कस्टमर्स, फाइनल प्रोडक्ट। अब सप्लायर से फर्म के बीच की जो मार्केटिंग है वो आती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक में। उसके बाद फर्म से जब आपका प्रोडक्ट निकलता है और कस्टमर तक पहुंचता है वो आता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक में। सेम एज आप नीचे देख पा रहे होगे, एक और फ्लो बना हुआ है जिसके अंदर सप्लायर है, सप्लायर से एक रिंग चलती है जो इनबाउंड की होती है और वो पहुंचती है कंपनी तक। अब कंपनी से जब प्रोडक्ट बन करके निकलता है और वो जाता है कस्टमर तक, तो वो आता है आपका आउटबाउंड में। तो गाइस इसी के अंदर क्या होता था पहले कि जो हमारा मार्जिन होता था, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी वो सबसे ज़्यादा कम होती थी जब सप्लायर से और फर्म तक वो चीज़ पहुंचती थी। वहाँ पर सिर्फ 10% ही इन्वेस्टमेंट होती थी। बट फर्म से निकलने के बाद कस्टमर तक पहुँचने में आउटबाउंड में 90% इन्वेस्ट होती थी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि पहले मार्केटिंग जो होती थी वो ट्रेडिशनल वे में होती थी और ट्रेडिशनल के अंदर खर्चा
ज़्यादा होता है, कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, इसलिए आउटबाउंड की इन्वेस्टमेंट 90% होती थी। बट आज की डेट में यही कॉस्टिंग कम हो चुकी है। अब 90% इन्वेस्टमेंट हम लोग इनबाउंड में करते हैं। क्यों? अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लायर से प्रोडक्ट उठाते हैं और बिना कोई फर्म, बिना कोई कंपनी बनाए डायरेक्ट सप्लायर से उठाया और कस्टमर को दे दिया। तो बीच के जितने मार्जिन हैं वो कम हो गए और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो भी कम हो गई। तो अब लोगों ने उल्टा कर दिया, अब आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। पहले क्या था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था और उसके अंदर बीच में परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब लेकिन मार्केट चेंज हो चुकी है। अब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करो, डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट करो, उनसे प्रोडक्ट लो और डायरेक्ट अपने कस्टमर को दे दो। बीच के जितने मार्जिन है आप बचाओगे तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा और आपको भी डायरेक्ट प्रॉफिट अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फ्लिप करनी होगी आउटबाउंड से इनबाउंड में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आउटबाउंड क्या है और इनबाउंड क्या है और क्यों आउटबाउंड मार्केटिंग को फ्लिप करना है हमने इनबाउंड मार्केटिंग में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने इस पॉइंट में देखा, आउटबाउंड इनबाउंड डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि है क्या। देखो, बहुत ज़रूरी है आउटबाउंड से हमें फ्लिप करना इनबाउंड पर। अगर आप चाहते हो ज़्यादा पैसा कमाना और आप चाहते हो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। देखो, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में? एक अच्छे प्रोडक्ट में, और अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी प्राइसिंग में। हर कस्टमर चाहता है कि उसे अच्छा प्रोडक्ट मिले और कम रेट में मिले। अब कम रेट को कम, अगर आप चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कम करना, तो उसके पीछे की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग आ रही है। अब देखो, ये जो हमारी एडवर्टीजमेंट आती है, ये जो एडवर्टीजमेंट हो गई आपकी या फिर उसकी जो प्रमोशन हो गई, ये भी हमारी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही जुड़ती है। तो अगर आपने वो सारी कॉस्टिंग को कम करना है तो ट्रेडिशनल से आपको डिजिटली आना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मेरी मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग की, उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई थी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा बेस्ट एंड चीपेस्ट मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग। आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं अगर आप ट्रेडिशनल वे को छोड़ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर के मार्केटिंग करनी स्टार्ट करते हो तो। सो गाइज, इसीलिए बहुत ज़रूरी है आउटबाउंड को फ्लिप करके इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर स्टाफ बढ़ाना। अगर आप लोग अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, बेस्ट बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर्स को, उनकी अटेंशन को गेन करो, तो आपको ये स्विच करना होगा, ये फ्लिप लेकर के आना होगा आउटबाउंड से इनबाउंड में। एंड देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, एंड देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। सो गाइज, हमारी फिफ्थ स्ट्रेटेजी है बिल्ड योर डाटाबेस। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने फिफ्थ स्ट्रेटेजी में देखा, बिल्ड योर डाटाबेस। सो ये जो डाटाबेस है, डाटाबेस आपने अपने कस्टमर्स का बनाना है। देखो, डाटा, एक अच्छा डाटा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और एक अच्छी मार्केटिंग करना। देखो, मार्केटिंग के अंदर अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिलेशन बनाने के लिए आपके पास आपके कस्टमर का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अब वो डाटा आप कलेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो, डाटा कलेक्ट करने के आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप अपने कस्टमर की ईमेल आईडी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फीडबैक्स लेने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स का जो डाटा है वो ले सकते हो, या फिर आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने कस्टमर्स का डाटा ले सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन सर्वे करवा करके या ऑनलाइन सर्वे करवा करके भी आप अपने लिए अपने कस्टमर का डाटा क्रिएट कर सकते हो। तो डाटा क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डाटा किसी भी वे में हो सकता है, मेल्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर फीडबैक फॉर्म के थ्रू हो सकता है। इट्स मीन किसी भी फॉर्म से आए, बट आपके पास आपके कस्टमर्स का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर डाटाबेस बनाना स्टार्ट कर दो अगर आपको अपनी बिजनेस के लिए मार्केटिंग अच्छी करनी है और अपनी सर्विसेज को अच्छी तरीके से प्रमोट करना है, सर्व करना है, एंड अपने कस्टमर्स की जो अटेंशन है वो गेन करनी है। तो उसके लिए आपको अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोगों को डाटा की ज़रूरत पड़ेगी।
देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ और देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। तो गाइस 6th स्ट्रेटेजी हमारी गिव ओल्ड डाटा अ न्यू लाइफ। गिव ओल्ड डाटा अ न्यू लाइफ, जैसा कि आप लोगों ने 6 पॉइंट में देखा। सो गाइस ओल्ड डाटा को न्यू लाइफ देने का मतलब क्या है? मतलब यह है, हम सबको पता है कि कोई भी नई चीज़ आने के बाद हम लोग पुरानी चीज़ का साथ छोड़ देते हैं। नए कस्टमर्स आने के बाद हम लोग पुराने कस्टमर्स को भूल जाते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ होता है और ये सबके साथ होता है। किसी भी हमारी लाइफ के अंदर कोई भी नई चीज़ हमारे पास जब आती है तो हम पुरानी चीज़ को छोड़ देते हैं। बट अगर आप बिजनेस के अंदर सेम चीज़ कर रहे हो, नए कस्टमर्स आने के बाद अगर आप अपने पुराने कस्टमर्स को भूल रहे हो, तो गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, एक सक्सेसफुल मार्केटर नहीं बन सकते। मार्केटिंग के लिए जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपके न्यू कस्टमर्स हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि न्यू कस्टमर आपकी सर्विस के साथ अभी जुड़ा है, बट जो पुराने कस्टमर्स हैं वो आपकी सर्विस को लॉन्ग टर्म से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इट्स मीन उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है और वही ओल्ड कस्टमर्स आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी एडवर्टीजमेंट आपके वही ओल्ड कस्टमर्स करेंगे, बिकॉज उनको आपके ऊपर फेथ है। जो हम लोग बोलते हैं गुडविल बिल्ड करना, आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं। तो अपने ओल्ड कस्टमर्स को एक न्यू लाइफ दो। न्यू लाइफ इट्स मीन जो पुराने कस्टमर्स आपके टच से निकल चुके हैं, जो पुराने कॉन्टैक्ट्स थे आपके, जो आपके पुराने कभी कस्टमर्स थे, अब आप लोगों ने नए कस्टमर्स की वजह से अगर उन्हें छोड़ दिया है तो उनके भी टच में आना स्टार्ट हो, उन्हें भी मैसेज करना स्टार्ट करो, उन्हें भी कांटेक्ट करना स्टार्ट करो, उन्हें भी अपनी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करो, अपने नए नए ऑफर्स के बारे में बताना स्टार्ट करो। इट्स मीन उनको भी अपने टच में लेकर के आओ और उन्हें भी अपने साथ दोबारा रिकनेक्ट करो, जिससे कि उनका एक अच्छा रिलेशनशिप जो आपका कभी था, जो टूट गया था, वो दोबारा से बिल्ड करना स्टार्ट हो जाए। सो गाइज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ और लास्ट स्ट्रेटेजी की तरफ, जो 7th स्ट्रेटेजी है हमारी, और वो देखते हैं कि हमारी 7th स्ट्रेटेजी क्या है जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बूस्ट करेगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और चेक करते हैं। सो गाइज 7 हमारी स्ट्रेटेजी है स्टोरी टेलिंग फॉर रिकॉल। सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी देखी, स्टोरी टेलिंग फॉर रिकॉल। अब ये जो स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, स्टोरी टेलिंग का मतलब आप लोगों ने एक स्टोरी टेलिंग वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है जो आपकी एडवर्टीजमेंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोगों को भी पता है कि जो एडवर्टीजमेंट बनती हैं वो पोस्टर, बैनर्स और इन्फोग्राफिक्स से ज़्यादा वीडियो कंटेंट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग टाइप अपने लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है जो आपके बिजनेस के लिए और आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक स्टोरी क्रिएट कर सके। क्योंकि स्टोरी के थ्रू किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं उन्हें समझा पाना या समझ पाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आप लोगों ने एक ऐसा वीडियो कंटेंट प्रिपेयर करना है, क्रिएट करना है जो आपके अपनी सर्विस और प्रोडक्ट या आपके बिजनेस को बूस्ट कर सके, एडवर्टीजमेंट के लिए हेल्प कर सके। अब ये देखते हैं कि किस टाइप के एडवर्टीजमेंट, किस टाइप के स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप की वीडियो स्टोरी आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। उसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लास्ट स्लाइड की तरफ, और चेक करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप एक स्टोरी मेकिंग वीडियो कंटेंट अपने बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरी कंटेंट इज़ यूजफुल फॉर एडवर्टीजमेंट। सो गाइज पहला पॉइंट हमारा एंटरटेनिंग। आपकी जो स्टोरी कंटेंट होना चाहिए एडवर्टीजमेंट के लिए वो एंटरटेनिंग होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ इमोशनल होना चाहिए। इट्स मीन इमोशनल कंटेंट्स को आपने यूज़ करना है जो आपके कस्टमर को इमोशनली अटैच कर सके। देन थर्ड एजुकेशनल। एजुकेशनल इट्स मीन कि आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट सर्विस की, जिससे आपके कस्टमर को उस आपकी प्रोडक्ट और सर्विस और आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। देन फोर्थ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड फिफ्थ कम्युनिटी अप्रिसिएशन। तो ये 5 पॉइंट हैं जो पॉइंट्स आपने अपनी स्टोरी टेलिंग
एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए, एक स्टोरी टेलिंग कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अपने वीडियो के लिए, वीडियो एडवर्टीजमेंट के लिए आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखने हैं। आई होप कि आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स और ये 7 स्ट्रैटेजीज समझ में आ गई होंगी। सो गाइज, ये थी हमारी वो 7 स्ट्रैटेजीज जो आप लोगों की आपकी अपनी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये 7 स्ट्रैटेजी समझ में आ गई हो, या आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। इसी के साथ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उन्हें मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिंक्स नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।